नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग क्लास कर रहे थे लेखपाल के लिए, ठीक है? और आज से शुरू करेंगे हम लोग, इसमें आप 5 नंबर का एक टॉपिक दिया गया है ग्रामीण परिवेश। ग्रामीण परिवेश। यहाँ पर आपसे बहुत सारी योजनाओं के बारे में सवाल पूछे जाएँगे और ये जितनी भी योजनाएँ हैं, वो ग्राम से संबंधित होंगी, यानी ग्राम विकास से ही संबंधित होंगी। तो आपको जो योजनाएँ पढ़नी हैं, वो मुख्यतः फ़ोकस करना है ग्राम विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएँ कौन-कौन सी हैं, उन्हीं के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे जो पहला टॉपिक दिया गया है, आयोग के द्वारा निर्धारित सिलेबस के आधार पर, वो टॉपिक है ग्राम्य विकास। ग्राम्य विकास क्या है? और आपको बताना है भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, ठीक है? तो इस टॉपिक को सबसे पहले कवर करेंगे। अब यहाँ पर देखो ग्राम्य विकास लिखा है। ग्राम्य विकास से संबंधित एक भारत के बहुत बड़े व्यक्ति हुए हैं, राष्ट्रपिता भी हम उनको कहते हैं। नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, नाम आपने सबने सुना होगा। महात्मा गांधी ने गाँव के बारे में कुछ कहा है। इन्होंने कहा है कि भारत की जो वास्तविक प्रगति अगर होनी है, अगर वास्तविक प्रगति का आप तात्पर्य देखें, तो वास्तविक प्रगति भारत की शहरी औद्योगीकरण केंद्रों के विकास से नहीं होती है, बल्कि गाँवों के विकास से होती है। अर्थात महात्मा गांधी ने भी जो शहरी विकास है, शहरी औद्योगिक विकास, इस पर फोकस नहीं किया है। यानी कि इस पर तरजीह ना देते हुए महात्मा गांधी ने भी इसके विकास को बल दिया है। महात्मा गांधी ने भी कहा है, अगर वास्तविक वृद्धि आपको करनी है, वास्तविक विकास करना है, तो फिर आपको गाँवों का विकास करना होगा। गाँवों का विकास करना होगा। फिर से समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। महात्मा गांधी के अनुसार भारत की वास्तविक प्रगति का तात्पर्य क्या है? शहरी औद्योगिक केंद्र की का विकास नहीं है। तो फिर क्या है? महात्मा गांधी के आधार पर, उनके आधार पर गाँव का विकास ही वास्तविक प्रगति है। ठीक। अब यहाँ पर एक सवाल आया, बार-बार हम एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शब्द है ग्रामीण विकास। क्या आप मुझे बता सकते हो ये ग्रामीण विकास का मतलब क्या है? ये कौन-सी बला है? आओ ज़रा समझते हैं। ग्रामीण विकास क्या है? ठीक है? सबसे पहले इस सवाल का उत्तर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले तो आप ये जानो कि ग्रामीण विकास है क्या? देखो, ग्रामीण विकास से मतलब क्या है? जैसे मान लो ये एक गाँव है, ठीक है? ये एक गाँव है। उस गाँव का विकास कैसे होगा? गाँव में कुछ काम धंधे चलते होंगे, यानी गाँव की अपनी अर्थव्यवस्था है, समझते जाना। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कुछ घटक होंगे, इन घटकों का विकास कर देना, यही है ग्राम विकास। तो ग्राम विकास के लिए कौन-कौन से घटकों का विकास किया जाएगा? जैसे यहाँ पर साक्षरता को बढ़ावा दे दिया जाए, यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ चलाई जाएँ और उन पर बल दे दिया जाए, स्वास्थ्य को बेहतर कर दिया जाए। इसके अलावा गाँव में भूमि सुधार संबंधी योजना चला के भूमि को सुधार दिया जाए, तो यहाँ की कृषि अच्छी हो जाएगी और लोगों की अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी, उनके पास पैसा आ जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है गाँव का विकास हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ग्रामीण विकास, ठीक? अर्थात यहाँ की जो आधारभूत अवसंरचना है, आधारभूत ज़रूरतें, आधारभूत ज़रूरतें कौन है? जैसे बिजली हो गया, ठीक है? गाँव के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, तभी तो खेती हो पाएगी। सड़क, भई खेती हुई, अन्न उपजाया, सड़क परिवहन है नहीं तो बाज़ार तक किसान पहुँच नहीं पा रहा है। तो इस स्थिति में सड़क बेहतर हो, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो, अगर इन सब का विकास होता है, तो फिर हम कहेंगे कि गाँव का विकास हो रहा है। किसी क्षेत्र का विकास का मतलब क्या है? यानी कि किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का विकास ही वहाँ का वास्तविक विकास है। और लोगों का विकास कैसे होगा? मान लो एक व्यक्ति यहाँ पर रहता है, एक व्यक्ति यहाँ पर रहता है, इनकी कनेक्टिविटी अच्छी हो, इनके पास पैसा हो, ठीक है? तो यही है ग्राम विकास। ग्राम के जो घटक हैं अर्थव्यवस्था के, जैसे अ, आधारभूत ज़रूरतें, बिजली, पानी, सड़क, इनका विकास करना। इसके अलावा गाँव के लोगों का विकास करना, जैसे साक्षरता पर बल देना, स्वास्थ्य पर बल देना, भूमि का विकास करना, भूमि सुधार जैसे संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम चलाना। इन सबको अगर दुरुस्त कर दिया जाए, एक ग्राम का विकास हो सकता है। यही है ग्राम विकास और कुछ नहीं है। याद रखिएगा, ग्रामीण विकास क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन घटकों पर बल देना जो विकास में पिछड़ गए हैं। इसी को बोलते हैं ग्रामीण विकास। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो?
तो सबसे पहले एक बात समझते हैं, ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास पैसा होना चाहिए, ठीक? तो गाँव के लोगों के पास पैसा हो, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा? हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में साख और विपणन व्यवस्था के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। आओ ज़रा समझते हैं। ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों में गौर करना, ग्रामीण क्षेत्रों में साख और विपणन व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में साख और विपणन व्यवस्था के बारे में सबसे पहले कुछ बातें जान लो। 2 ईयर्स हैं, इन 2 ईयर्स को आप भूलोगे नहीं। कौन-कौन से? 1969 इस वर्ष क्या हुआ था? और एक वर्ष है 1982 इस वर्ष क्या हुआ था? ये भी याद रखो। साथ ही साथ कुछ एनजीओज़ भी चलाए जा रहे हैं जैसे कुटुंबश्री। कुटुंबश्री ये स्वयं सहायता समूह है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आओ ज़रा एक-एक करके समझते हैं सबसे पहले। ये लिखा है 1969 इस दौरान क्या हुआ गाँव क्षेत्र का विकास करने के लिए सामाजिक बैंकिंग की शुरुआत होती है। सामाजिक बैंकिंग की शुरुआत हुई, ठीक है? 1982 में क्या हुआ? 1982 में नाबार्ड की शुरुआत हुई और ये जो नाबार्ड है ना, उसके बारे में कहा जाता है कि नाबार्ड पूरे के पूरे ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय की एक शीर्ष संस्थान है। अर्थात नाबार्ड को कहा जाता है कि ये है एक शीर्ष संस्थान। ये किसके लिए शीर्ष संस्थान है? ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए, ठीक है? ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्थान है। आपसे अगर पूछा जाए ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए शीर्ष संस्थान कौन-सा है? यह है नाबार्ड, ठीक। अब यहाँ पर आओ, ये लिखा है कुटुंबश्री, ये एक स्वयं सहायता समूह है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी गाँव का विकास हो रहा है और इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? 1997 से केरल प्रांत से ये शुरू हुआ था, केरल प्रांत से, ठीक है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में साख और विपणन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक कार्यक्रम और चलाया जा रहा है, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं किसान क्लब कार्यक्रम। यहाँ पर इस कार्यक्रम पर फ़ोकस करना, बस 2 बातें, 3 बातें यहाँ से महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये जो किसान क्लब कार्यक्रम है, सवाल आपसे अगर पूछे कि किसान क्लब कार्यक्रम को चलाने के लिए कितने किसानों को मिलाकर किसान क्लब का निर्माण किया जाता है? गौर करना, ये मैंने लिखा किसान क्लब। किसान क्लब अगर बनाना है, कितने लोगों को मिलाया जाएगा, कितने किसानों को मिलाया जाएगा और ये जो किसान होंगे ना, ये ऐसे ही वैसे नहीं होंगे, ये प्रगतिशील किसान होंगे। यानी जो आगे की सोच सकें, जो बेहतर दुरुस्त टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकें, प्रगतिशील हों। ऐसे 10 से लेकर 15 याद रखो, कम से कम 10 अधिक से अधिक 15 प्रगतिशील किसानों को मिला के किसान क्लब का निर्माण किया जाता है, ठीक है? और ये जो किसान क्लब होंगे, इनको नाबार्ड कई सुविधाएँ देता है। नाबार्ड इनको सुविधाएँ दे रहा है। सवाल ये है कि नाबार्ड इन्हें कौन-कौन सी सुविधाएँ दे रहा है जैसे स्पोर्ट्स प्रोग्राम, पहले 3 सालों के लिए रख-रखाव व्यय, ये सारी की सारी सुविधाएँ इन्हें देता है। तो ये तो बात हो गई किसान क्लब कार्यक्रम की। आगे बढ़ें, उत्तर प्रदेश में सीधे-सीधे चलते हैं, क्योंकि वहाँ से आपसे सवाल पूछे जाएँगे। टॉपिक था हमारा ग्रामीण क्षेत्र में साख विपणन व्यवस्था, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कुछ ग्रामीण बैंकें भी हैं क्या? हाँ, और देखो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में ग्रामीण बैंकें, ठीक है? यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स हम आपसे साझा करेंगे, इनको आप याद रखोगे। सबसे पहले ये जो ग्रामीण बैंकें या आपने एक शब्द सुना होगा आरआरबीज़, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें होती हैं। आरआरबीज़ का मतलब है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक? इनको बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। तो मुझे ये बताओ आप लोग, ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, इससे संबंधित अधिनियम कब आया था?
इससे संबंधित अधिनियम आया था 1976 में, 1976 में। और इसी के आधार पर कई सारे राज्यों में ग्रामीण बैंकों का उदय हुआ। भारत अपने हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अभी हाल ही में कुछ समय पहले एक बैंक है जिसको बोलते हैं बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक। ठीक है, गौर करते रहना। बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, एक ये बैंक है। एक बैंक और है जिसको बोलते हैं पूर्वांचल पूर्वांचल बैंक। इसके अलावा आपने काशी गोमती का नाम सुना होगा। काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक। ठीक, ये 3 बैंक हैं। कहते हैं कि ये जो बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक है, पूर्वांचल बैंक है, चाहे काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक हो, इन सब का आपस में विलय कर दिया गया। और विलय कहाँ किया गया? विलय करके एक नई बैंक बनाया गया, बड़ौदा यूपी बैंक। बड़ौदा यूपी बैंक। कहते हैं कि इन सब का विलय बैंक बड़ौदा यूपी बैंक में कर दिया गया। इनका विलय किया गया। समझना? यहाँ तक ठीक है? अब एक सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो बड़ौदा यूपी बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है गोरखपुर में। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको याद रखोगे। फिर से समझ लो। मैंने कहाँ से शुरुआत किया था? आरआरबीज़, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से। इसका अधिनियम आया है 1976 में। आरआरबीज़ को कहते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, पूर्वांचल बैंक, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, इन सबको मिला के विलय किया गया और विलय कर दिया गया बड़ौदा यूपी बैंक में। इसका हेडक्वार्टर गोरखपुर में है। अब यहाँ से एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भैया ये जो काशी गोमती ग्रामीण बैंक है, इसका प्रायोजक कौन है? पता है आपको? इसका जो प्रायोजक है वो है यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। लिख लो जरा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे ही और भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। चूंकि बात उत्तर प्रदेश की हो रही है तो आप इसको भी याद रखना। ये जो पूर्वांचल बैंक है, क्या आप मुझे बता सकते हो इसका कौन है प्रायोजक? इसका है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और बड़ौदा यूपी का तो पता ही होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा होगा, है ना? इसका लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों याद रखना। पूर्वांचल बैंक का जो प्रायोजक है वो कौन है? एसबीआई। काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का प्रायोजक कौन है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अभी हाल ही में 2025 की खबर है। करंट अपडेट्स भी हम साथ साथ लेते चल रहे हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो, ज़्यादा करंट अफेयर्स में दिक्कत ना पड़े। अभी 2025 की खबर है, नवीनतम विलय हुआ है। नवीनतम विलय, कुछ बैंकों का फिर से विलय कर दिया गया है। और ये जो नवीनतम विलय हुआ है, ये प्रभावी कब से हुआ है? ये प्रभावी हुआ है 1 मई 2025 से। ठीक, हालांकि प्रभावी डेट उतनी महत्वपूर्ण है नहीं आपके लिए। बस कौन कौन सी बैंकों का विलय हुआ है ये महत्वपूर्ण है। आओ जरा समझते हैं। एक बैंक है जिसको बोलते हैं बड़ौदा बड़ौदा यूपी बैंक। ठीक, ये बड़ौदा यूपी बैंक कौन है? ये वही बैंक है जो इन तीनों को जिसमें विलय किया गया था। एक हो गई बड़ौदा यूपी बैंक। ठीक है, अच्छा ये जो बड़ौदा यूपी बैंक है इसका प्रायोजक कौन है? ये भी लिखते जाओ। इसका प्रायोजक है बीओबी, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा। फिर दूसरी बैंक है एक, इसको बोलते हैं प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, इसका प्रायोजक कौन है? इसका प्रायोजक है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक इसका प्रायोजक है। भूलना नहीं। एक बैंक और है, इसको बोलते हैं आर्यावर्त आर्यावर्त बैंक। अब ये जो आर्यावर्त बैंक है इसका जो प्रायोजक है वो है बैंक ऑफ इंडिया। ये है इसका प्रायोजक। ठीक, अच्छा इन तीनों का विलय कर दिया गया। इन तीनों का कर दिया गया विलय। सवाल ये है कि इन तीनों का जो विलय किया गया है वो किसमें किया गया है? एक बैंक है, इसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक इसमें किया गया है। ये जो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे लखनऊ। और अगर आपसे पूछा जाए ये जो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है इसका प्रायोजक कौन है? इसका प्रायोजक है बैंक ऑफ बड़ौदा। बस ये बातें याद रखो, करंट अफेयर से संबंधित हैं और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं, इसलिए आपको याद रखना आवश्यक है। ठीक, ये तो बात हो गई कुछ बैंकों की। अब आ जाओ सहकारी विकास बैंक लिमिटेड के पास। क्या उत्तर प्रदेश के पास अपनी सहकारी ग्राम विकास बैंक है? आओ जरा देखते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश
सहकारी, ग्राम विकास बैंक लिमिटेड, बैंक लिमिटेड, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड। यहाँ से कौन-कौन सी बातें महत्वपूर्ण है आपके लिए, जो आपको भूलनी नहीं है? एक तो बात हो गई, इसका कार्यालय कहाँ है? प्रधान कार्यालय, सवाल पूछा जा सकता है आपसे। दूसरा, इसकी स्थापना, ये कब हुई? ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है और तीसरी बात ज़रूर याद रखना, का उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है? क्यों इसको इस्टैब्लिश किया गया? इसका प्रधान कार्यालय है लखनऊ में, ठीक है? स्थापना कब होती है? 12 मार्च को। 12 मार्च 15 1 मिनट 15 तो आप चले गए बहुत पीछे, 1959 1959 में इसको इस्टैब्लिश किया गया और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही है, बैंक है तो ज़ाहिर-सी बात है ऋण देगा, यानी कृषकों को दीर्घकालिक कृषि और कृषि कार्य के लिए ऋण उपलब्ध कराना। याद रखो, कृषकों को दीर्घकालिक दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना, ऋण उपलब्ध कराना। चूँकि सहकारी ग्राम विकास बैंक है तो याद रखिएगा, कृषि और कृषि कार्य के लिए उपलब्ध कराएगा ये ऋण। ये 3 बातें ही आपको याद रखनी है और आगे बढ़ें। एक इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं बर्ड, BIRD। अब सवाल ये है कि BIRD क्या है? इसके बारे में भी जान लो। इसको बोलते हैं बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। लिख लो ज़रा, बैंकर्स इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है? ये जो बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है जिसे हम कहते हैं बर्ड, क्या मुझे बता सकते हो कि ये किसके द्वारा प्रायोजित है? इसका प्रायोजक कौन है? इसका प्रायोजक है नाबार्ड। याद रखो, ये नाबार्ड के द्वारा प्रायोजित एक स्वायत्त संस्था है। अब बस 2-3 बातें जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो इसकी स्थापना पता होनी चाहिए आपको। दूसरा, कहाँ पर है ये? स्थान पता होना चाहिए। आपसे सीधा पूछ सकता है बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहाँ पर है? और तीसरा, इसका उद्देश्य पता होना चाहिए। तो देखो, स्थापना 1953 1983 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था विकास बैंक के द्वारा और इस कहाँ पर है? ये है लखनऊ में। ठीक, लखनऊ में है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सीधी-सी बात है, चूँकि बैंकर्स इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट क्या करता है? इंस्टीट्यूट करता है प्रशिक्षण देना, जैसे कोई संस्थान है, वो प्रशिक्षण भी देता है, ठीक है? और विकास संबंधी कुछ परामर्श सेवाएँ हों, अनुसंधान कार्य करना, यही सब काम करता है। इसका जो उद्देश्य है, वो है और ग्रामीण विकास कृषि और ग्रामीण विकास, जो बैंकिंग क्षेत्र है, बैंकिंग क्षेत्र में प्रशिक्षण देना, इसके अलावा अनुसंधान करना। इंस्टीट्यूट है ना, संस्थान है, तो संस्थान यही काम करते हैं। इसके अलावा परामर्श देना किसी विषय पर, परामर्श देना, ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। आई होप सारी की सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ें? देखो, अब मैं आपको लिए चलता हूँ कुछ डिपार्टमेंट के पास। पहले हम उत्तर प्रदेश का ग्राम विकास डिपार्टमेंट देख लेंगे, उसका इतिहास देखेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे केंद्र सरकार का ग्राम विकास का पूरा इतिहास। ठीक? आओ देखो, उत्तर प्रदेश ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश ग्राम विकास विभाग, समझो, उत्तर प्रदेश ग्राम विकास विभाग, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले हम इसकी स्थापना से संबंधित कुछ बातें आपसे साझा करेंगे और फिर हम एक वर्ष है दरअसल स्थापना से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आप साझा करते हैं सबसे पहले। हालाँकि यहाँ मैं उद्देश्य लिख दूँ, है ना? इसका उद्देश्य क्या है? बस ये बातें याद रखनी है आपको। सबसे पहले स्थापना देखो, एक वर्ष आया 1952, ये पढ़ा होगा आपने। 1952 में क्या हुआ था? 1952 में एक कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। नाम था सामुदायिक सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लॉन्च किया गया।
उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास विभाग के बारे में कहा जाता है कि जैसे ही इसको लॉन्च किया गया था, इसके ठीक बाद उत्तर प्रदेश का ग्राम्य विकास विभाग को एस्टैब्लिश किया गया था, याद रखो। इसके लॉन्च के बाद उत्तर प्रदेश का ग्राम्य विकास विभाग विभाग बना था, यानी 1952 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। इसके बाद एक वर्ष आता है 1985, 1985। 1985 में हुआ ये कि एक पद का सृजन किया गया, एक पद को सृजित किया गया और ये था आयुक्त का पद, आयुक्त ग्राम्य विकास। याद रखो, आयुक्त ग्राम्य विकास पद को सृजित कब किया गया था? 1985, 1985 में। उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास विभाग के बारे में मैंने सारी बातें आपको बता दी। अच्छा, अब आ जाओ उद्देश्य में। क्यों इसको इस्टैब्लिश किया गया? तो ज़ाहिर-सी बात है, ग्राम्य क्षेत्रों में विकास करना, अवस्थापना संसाधनों का निर्माण करना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, यही इसका मुख्य लक्ष्य था। लिख लो। ग्राम्य में यानी ग्रामों में ऐसे लिखो, ग्रामों में सुनियोजित विकास, सुनियोजित विकास ये इसका टारगेट था। इसके अलावा अवस्थापना और अवस्थापना निर्माण और संसाधनों का निर्माण, इसके अलावा रोजगार के सतत अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है? रोजगार के सतत अवसर उपलब्ध कराना। तो फिर से समझ लो, उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास विभाग के बारे में। सबसे पहले 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लॉन्च किया गया और उसी के बाद फिर ग्राम विकास विभाग को बनाया गया था। 1985 में एक नया पद बना था, इसको कहते हैं आयुक्त ग्राम्य विकास का पद। इसके प्रमुख उद्देश्यों में से गाँव को सुनियोजित विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, अवस्थापना निर्माण संसाधनों का विकास करना, रोजगार के सतत अवसरों को उपलब्ध कराना इसका प्रमुख लक्ष्य है। ठीक है? एक सवाल और आपसे पूछा जाता है। सवाल ये है कि मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश रूरल सॉफ्ट नेट, उत्तर प्रदेश रूरल सॉफ्ट नेट क्या है? बस 2 लाइन का सवाल पूछा जाएगा। तो सबसे पहले ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश रूरल सॉफ्ट नेट ये किस विभाग के अंतर्गत है और ये क्या है? किस विभाग के अंतर्गत है? किस विभाग के अंतर्गत काम करता है और ये क्या है? बस ये 2 सवाल याद रखना। सबसे पहले किस विभाग के अंतर्गत है? ग्रामीण विकास विभाग। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग, ठीक है? इसी के अंतर्गत आता है और ये क्या है? तो ये वास्तव में वेब आधारित सॉफ्टवेयर है, वेब आधारित सॉफ्टवेयर है और इसका जो मुख्य काम होता है, वो होता है ग्राम्य विकास की योजनाओं की समीक्षा करना। इसका प्रमुख कार्य है ग्राम्य विकास की योजनाओं की समीक्षा, ठीक? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? उत्तर प्रदेश रूरल सॉफ्ट नेट के बारे में ये 2 बातें याद रखो और आगे बढ़ो। उत्तर प्रदेश के ही बारे में एक बात और आपसे साझा कर लूँ, ये है यूपीआरआरडीए, कई बार एग्ज़ाम में सवाल आया है, यूपीआरआरडीए। क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे उत्तर प्रदेश आरआर मतलब रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी। यूपी उत्तर प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी। अब ये जो पूरा नाम है, पूरा नाम भी आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी, इसकी स्थापना याद रखो, इसका हेडक्वार्टर याद रखो। स्थापना 2003 में, हेडक्वार्टर इसका है लखनऊ में। ठीक? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा, लक्ष्य क्या है? कुछ ना कुछ तो इसका लक्ष्य होगा। हाँ, सड़क संपर्क प्रदान करना, सड़क संपर्क प्रदान करना, यही इसका टारगेट है। ठीक है? तो ये है यूपीआरआरडीए, रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी। 2003 में इसकी स्थापना होती है, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है और लक्ष्य है सड़क संपर्क प्रदान करना।
आगे बढ़ें? ये तो बातें हमने कर ली आपसे उत्तर प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण बातें। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण बैंक क्या है? कौन-कौन सी बैंकों का विलय हुआ है हाल ही में? और और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब आ जाओ केंद्र के पास। देखो, केंद्र सरकार केंद्र सरकार के पास पहुँचो और केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के पास पहुँचो और फिर यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपसे साझा करता हूँ। सबसे पहले ग्रामीण विकास विभाग से पहुँचने से पहले इसके पास पहुँचने से पहले पहुँचो मंत्रालय के पास, अर्थात मैं लिखता हूँ ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है? बस फ़ोकस करते जाना, धीरे-धीरे समझते जाना, सारी चीज़ें हम क्लियर करके आपके सामने रख देंगे। सबसे पहले पहुँचो ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास। ग्रामीण विकास मंत्रालय से कहो महाराज, आप ये बताओ आपके अंतर्गत क्या कोई विभाग हैं? ये कहते हैं हाँ, हमारे अंतर्गत 2 प्रमुख विभाग हैं। पूछो कौन-कौन से विभाग हैं? एक विभाग है ग्रामीण विकास विभाग और दूसरा विभाग है भूमि संसाधन भूमि संसाधन विभाग, ठीक? ग्रामीण विकास की हम बात कर रहे हैं, एक तो हो गया ग्रामीण विकास विभाग, ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है, जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी में पंचायती राज विभाग की स्थापना कब हुई थी? सवाल आपसे पूछा गया था, है ना? तो कौन-कौन से विभाग हैं? खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र के, याद रखना है, बिल्कुल कंठस्थ कर लेना। ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित विभाग कौन से हैं? उत्तर प्रदेश से और केंद्र से संबंधित। ग्रामीण विकास से संबंधित कौन-कौन सी संस्थाएँ हैं? इन संस्थाओं के मुख्यालय कहाँ हैं? हेडक्वार्टर कहाँ है? स्थापना कब हुई इनकी? उद्देश्य क्या है इनके? सारी बातें याद रखो। योजनाएँ तो हम आपको पढ़ाएँगे ही, योजनाएँ तो आपसे पूछी भी जाएँगी, लेकिन 1-2 सवाल अगर यहाँ से भी पूछ दिए गए, क्योंकि ग्रामीण का खेल हो रहा है यहाँ पर, तो फिर यकीन जानिए आप बहुत आगे हो जाएँगे, है ना? तो चलो, ग्रामीण विकास विभाग तो मैंने क्या बताया था आपको? केंद्र सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसके अंतर्गत 2 विभाग हैं। कौन-कौन से? ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग, ठीक? अब ज़रा चलो इस तारीख के पास, शुरुआत करते हैं हम, कहाँ से शुरुआत करें? मैं शुरुआत करता हूँ 31 मार्च से 1952। देखो, 31 मार्च 1952 ये एक महत्वपूर्ण तारीख है। यहाँ पर इस तारीख को एक संगठन की स्थापना होती है। एक संगठन की स्थापना होती है। सवाल ये है कि वो कौन-सा ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी? इसको कहते हैं सामुदायिक परियोजना प्रशासन। सामुदायिक परियोजना प्रशासन नामक एक संगठन की स्थापना हुई। लेकिन इसकी खास बात ये थी कि इसकी जब स्थापना हुई थी तो योजना आयोग के अधीन हुई थी। योजना आयोग के अधीन इसकी स्थापना होती है। फिर से समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा 31 मार्च 1952 को एक संगठन को एस्टैब्लिश किया जाता है। नाम था सामुदायिक विकास प्रशासन और ये जो सामुदायिक विकास प्रशासन या हम कहें सामुदायिक परियोजना प्रशासन, इस संगठन की जब स्थापना हुई तो ये योजना आयोग के अधीन इसको एस्टैब्लिश किया गया। अच्छा, इस संगठन का कुछ न कुछ उद्देश्य ज़रूर होगा। हाँ, उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? 1952 का काल है, गौर करना। 1952 के काल में एक योजना शुरू करी जानी थी। उस योजना का नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। भई, योजना कब शुरू होगी? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 1952 को एक योजना शुरू होनी है। केंद्र सरकार कह रही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे कि हम योजना शुरू करेंगे। लोगों ने पूछा, "कौन-सी योजना महाराज शुरू करोगे?" इन्होंने कहा, "सामुदायिक सामुदायिक विकास कार्यक्रम। हम इसे शुरू करने वाले हैं।" तो लेकिन समस्या ये आ रही थी कि इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए कोई न कोई तो गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए। इसकी देख-रेख के लिए एक अ, संगठन बनाया गया, जिसे कहा गया सामुदायिक परियोजना प्रशासन। और इसे क्यों बनाया गया था 1952 में? इसे बनाया ही इसलिए गया था चूँकि जो योजना शुरू होने वाली थी, सामुदायिक विकास जो योजना शुरू होने वाली थी सामुदायिक विकास योजना, इसके कार्यक्रमों का संचालन हो सके, ठीक?
फिर से समझ लो, 31 मार्च 1952 को क्या हुआ? एक संगठन की स्थापना की जाती है, सामुदायिक परियोजना प्रशासन, जिसका उद्देश्य था जो 2 अक्टूबर को योजना शुरू होगी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना, उसका संचालन करना। और ये जो संगठन था उसे योजना आयोग के अधीन शुरू किया गया, एस्टैब्लिश किया गया। ठीक, यहाँ तक बात समझ गए? अब आगे बढ़ो ज़रा। देखो, एक एक ऐतिहासिक ऐतिहासिक सफ़र के बारे में हम आपको बताते हैं। ऐतिहासिक सफ़र किसका? ग्रामीण विकास मंत्रालय का। ग्रामीण विकास मंत्रालय का ऐतिहासिक सफ़र, आओ ज़रा एक-एक करके समझते हैं। कुछ महत्वपूर्ण ईयर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अक्टूबर 1974, ठीक है? अक्टूबर 1974 में क्या हुआ? फिर हम डिस्कस करेंगे 18 अगस्त 1979 को क्या हुआ? 1979 को। फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे 23 जनवरी 1982 1982 में क्या हुआ? ये जो ईयर्स हैं, सारे के सारे नहीं हैं, लेकिन मैं इतिहास आपको पूरा बताए दे रहा हूँ। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कौन-कौन से ईयर्स आपको याद रखने हैं। बस 1974 में क्या हुआ? 1979 में क्या हुआ? 1982 में क्या हुआ? फिर आता है वर्ष 1985, जनवरी 1985। फिर आता है एक वर्ष 1992, यहाँ क्या हुआ? 1995 1995 में क्या हुआ? और अंततः 1999 में क्या हुआ? आओ ज़रा एक-एक करके समझते हैं। गौर करना। सबसे पहले एक वर्ष आया अक्टूबर 1974। हुआ ये कि एक विभाग बना 1974 में। ये विभाग बना, इसको कहा गया ग्रामीण विकास विभाग, ये बना। लेकिन इसकी खास बात ये थी कि ये विभाग खाद्य और कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता था। खाद्य और कृषि मंत्रालय इसको गवर्न कर रहा था। फिर इसके बाद मामला पलटा 1979 में। 1979 में हुआ ये कि ग्रामीण विकास विभाग को एक नया ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया। यानी ये जो अभी विभाग था, अब ये क्या बन चुका था? ग्रामीण, गौर करना, पुनर्निर्माण मंत्रालय का इसे दर्जा दे दिया गया। फिर आया 1982। 1982 में इसका नाम फिर से बदला गया और ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका नाम डाल दिया गया। फिर आता है 1985। 1985 में क्या हुआ? यही जो ग्रामीण विकास मंत्रालय था, अब इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन एक विभाग के रूप में बदल दिया गया। ठीक है? अब इसे बना दिया गया विभाग। इसी दौरान 1992 में क्या हुआ? 2 जुलाई 1992 को 2 जुलाई 1992 को एक विभाग और बना और इस विभाग का नाम था बंजर भूमि विकास विभाग। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखोगे। इसके बाद वर्ष 1995 आया। 1995 में क्या हुआ? 1995 में हुआ ये कि मंत्रालय का नाम अ, रखा गया ग्रामीण क्षेत्र रोजगार मंत्रालय और 1995 में जो ग्रामीण क्षेत्र रोजगार मंत्रालय था, इसके अंतर्गत 3 नए विभाग को शामिल किया गया। कौन-कौन से विभागों को? ग्रामीण रोजगार गरीबी उन्मूलन उन्मूलन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और बंजर भूमि विकास विभाग। लेकिन 1999 आपके लिए महत्वपूर्ण है। बस यही वर्ष, इस वर्ष को आप फ़ोकस करोगे। हुआ ये 1999 में कि ग्रामीण क्षेत्र रोजगार मंत्रालय, ये था पहले। अब इस मंत्रालय का नाम बदल दिया गया। अब क्या रखा गया? अब रखा गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो बस यही आप 1999 का ईयर याद रखोगे। दैट्स इट। बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़ो ज़रा। एक कार्यक्रम नोट बना के लिख लो। हालाँकि इसके बारे में हम योजनाओं में ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। एक पहल शुरू करी गई। उस समय सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की और ये जो पहल शुरू करी गई थी, इसे कहते हैं हरियाली पहल, ठीक है? ये जो पहल शुरू करी गई थी, ये 27 जनवरी 2003 को शुरू करी गई थी और इस पहल का जो प्रमुख उद्देश्य था, वो था जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रोग्राम चलाए जा रहे थे, जैसे IWDP इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, DPAP जैसे ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम,
इन सबको मजबूती देना, ये इसका लक्ष्य था। तो इस पहल के बारे में केवल और केवल अभी आप इतनी बातें याद रखो कि हरियाली पहल की शुरुआत कब हुई थी? 27 जनवरी 2003 को। एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे, ठीक है? और ये नई पहल शुरू करी गई है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? चलिए, सबसे पहले ग्रामीण साक्षरता ग्रामीण साक्षरता कार्यक्रम कौन-कौन से गाँव के लिए चलाए जा रहे हैं? कार्यक्रम में हम सीधे-सीधे ग्रामीण कार्यक्रम ही आपको बताएँगे, ठीक है? ग्रामीण कार्यक्रम, क्योंकि सवाल यहीं से पूछे जाएँगे, बहुत सारा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। तो ग्रामीण साक्षरता के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम हैं? इनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं कोर टॉपिक्स, जो बिल्कुल आपको नहीं भूलने हैं और कुछ योजनाएँ हैं, जिन्हें आप केवल और केवल रफ़ली आइडिया मतलब दिमाग में रखना है। कुछ योजनाएँ हैं, ये योजनाएँ जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण हैं, इनके ईयर्स, इनके मंत्रालय और इनके उद्देश्य। कोई भी योजना पढ़ना, उसमें 3 बातों पर केवल फ़ोकस करना है आपको। कौन-कौन से? एक तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं, कौन-सा मंत्रालय इनको रन कर रहा है और तीसरी बात उसका ईयर। हालाँकि ईयर भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप अ, योजनाएँ जितनी भी पूछी गई हैं, उनको उठा के देखो तो ईयर्स नहीं पूछे गए हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव ज़रूर पूछे गए हैं और इसके अलावा योजना की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ भी होती हैं, उन विशेषताओं पर भी फ़ोकस करना है, ठीक है? आओ ज़रा एक-एक करके देखते हैं कौन-कौन सी योजनाएँ आपको याद रखनी है। देखो, सबसे पहले एक योजना आपको पढ़नी है, प्रधानमंत्री जी ने इसको शुरू किया है, इसको कहते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। डिजिटल साक्षरता अभियान। ये अभियान क्या कहता है? क्या लक्ष्य है इसका? इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक योजना आपको पढ़नी है, इसका नाम है कस्तूरबा गांधी बालिका बालिका विद्यालय योजना। ये योजना आपको पढ़नी है। साथ ही साथ हम आपको बताएँगे रानी लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना प्रशिक्षण योजना। इसके अलावा और भी कई सारी हैं जैसे आपने नाम सुना होगा इस योजना का नव भारत साक्षरता कार्यक्रम साक्षरता कार्यक्रम। आओ जरा एक-एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के बारे में देखो। इसके शॉर्ट फॉर्म ज़रूर याद रखना। इसको बोलते हैं पीएम दिशा, पीएम ग्रामीण DISHA। हिंदी में कहेंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। लिख लो जरा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल डिजिटल साक्षरता अभियान, ठीक है? आओ शुरुआत करें। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। सबसे पहला सवाल ये बनता है कि ये अगर अभियान यानी कि योजना है तो इसकी मंजूरी कभी न कभी दी गई होगी। तो इसकी मंजूरी कब दी गई है सरकार के द्वारा? मंजूरी दी गई है फरवरी 2017 में, याद रखना। तो फिर मुझे इसका मंत्रालय भी बता सकते हो क्या आप? हाँ, बिल्कुल, मंत्रालय बता सकते हैं और अगर मंत्रालय पता चल गया तो फिर लगे हाथ इसके उद्देश्य भी बता देना, ठीक है? कि इस योजना का उद्देश्य क्या है? आओ ज़रा, सबसे पहले मंत्रालय देख लो, कौन-सा मंत्रालय है? यहाँ पर देखो, याद करने की आवश्यकता नहीं है, डिजिटल लिखा है ना, डिजिटल यानी कि जो भी होगा सब इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, यही तो मतलब हुआ इसका। फिर मंत्रालय कौन-सा होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, याद रखो। ये अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है? यहाँ तक बात समझ गए? अब यहाँ पर आओ, इसका उद्देश्य भी कोई योजना शुरू होती है तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य है, लिखा है ग्रामीण योजना से ही इसका उद्देश्य निकालो निकालो। पर है ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, गाँव में साक्षरता देनी है, कैसी देनी है? डिजिटल यानी कि इसका उद्देश्य है 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल साक्षर बनाना, ठीक? गाँव में डिजिटल साक्षरता देनी है यानी कि ग्रामीण परिवारों को डिजिटल
साक्षर बनाना। लेकिन सरकार ने इसमें टारगेट फिक्स कर दिया है कितने? 6 करोड़। 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल साक्षर बनाना है। याद रखिएगा एक परिवार से एक प्रति परिवार 1 व्यक्ति को चुना जाएगा इसमें। तो ये तो बात हो गई मंजूरी की, मंत्रालय की और उद्देश्य की। अब यहाँ पर चौथी बात और आपको थोड़ा-सा याद रखना है, इसकी विशेषताएँ। इस योजना की विशेषताएँ, यहाँ से आपसे स्टेटमेंट बना के पूछे जा सकते हैं सवाल। क्या है विशेषता? देखो, कह रहा है कि डिजिटल साक्षर बनाना है, तो डिजिटल साक्षर बनाना किसे है? क्या गाँव में मवेशी हैं उनको बनाया जाएगा? नहीं, गाँव में जो लोग हैं उनको बनाया जाएगा। अगर डिजिटल साक्षर बना रहे हो हम बना रही है सरकार, तो य लोगों को बनाएगी। उन लोगों की कुछ न कुछ उम्र ज़रूर होगी, ऐसा तो है नहीं कि कोई एक दादा हैं, अब वो बिस्तर पे पड़े हैं, बिल्कुल अंतिम साँसें ले रहे हैं, तो सरकार कह रही है, "दादा चलो आप डिजिटल साक्षर बनिए।" ऐसा तो होगा नहीं। तो फिर उम्र का क्राइटेरिया होगा ज़रूर। हाँ, इसमें विशेषता क्या है? इस आयु वर्ग को इसमें शामिल किया गया है, ये है 14 से लेकर 60 साल के जो लोग होंगे, उन पर फ़ोकस किया जा रहा है कि उन्हें डिजिटल साक्षर बनाया जाए। अच्छा, डिजिटल साक्षर बनाया जा रहा है तो भई पाठ्यक्रम है। मैंने कहा मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो मेरा पाठ्यक्रम है कितनी अवधि का पाठ्यक्रम है? तो मैंने कहा 3 महीने यानी कि 100 डेज़ आप मुझको दीजिए, तो मैं लेखपाल का बैच आपको खत्म कर दूँगा। तो यहाँ पर भी कुछ अवधि होगी, बिल्कुल है। पाठ्यक्रम की अवधि, यहाँ पर कितनी पाठ्यक्रम की अवधि है? 20 घंटे, ठीक? याद रखिएगा, इसकी विशेषता एक और है कि ये जो डिजिटल साक्षर बनाया जा रहा है, प्रत्येक परिवार से प्रत्येक परिवार से 1 व्यक्ति को चुना जाएगा। यानी कि प्रत्येक परिवार से केवल एक व्यक्ति को प्रशिक्षण के लिए इस योजना को लागू किया गया है। और ये जो योजना है, याद रखो केवल और केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए, नाम में ही है ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, यानी कि ग्राम क्षेत्र के लिए लागू की जाएगी। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर से एक बार देख लो। मंजूरी कब मिली? 2017 में। कौन सा मंत्रालय है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है? परिवार को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना और टारगेट है 6 करोड़ परिवारों को इसमें समाहित किया जाएगा। इसकी विशेषता है उम्र लगभग 14 से लेकर 60 साल और पाठ्यक्रम की अवधि है 20 घंटे और प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को चुना जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई और आगे बढ़ो जरा। अब अगली योजना की तरफ चलते हैं। योजना है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। बालिका विद्यालय योजना, ठीक है। ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना है, इसके बारे में भी कुछ बातें हैं महत्वपूर्ण, उन पर भी फोकस कर लो। सबसे पहले इस योजना को प्रारंभ कब किया गया? प्रारंभ समझ लो। इसके अलावा ये योजना है तो ज़ाहिर-सी बात है, इसका कुछ न कुछ वित्तीय मॉडल होगा। वित्तीय मॉडल क्या है इसका? केंद्र कितना दे रहा है, राज्य कितना दे रहा है और ये किसकी योजना है, किसने शुरू किया है? साथ ही साथ अ, इसके बारे में इसके उद्देश्य तो आपको पता ही है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना है, तो बालिकाओं को साक्षर बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। तो ये 2 पहलू आप फ़ोकस करो। सबसे पहले इसका प्रारंभ कब हुआ? 2004-5 में इसका प्रारंभ होता है और इसका वित्तीय मॉडल क्या है? इसका वित्तीय मॉडल है 60:40 यानी कि केंद्र 60 देगा और राज्य 40 शेयर करेगा। राज्य जो राज्यांश होगा, वो होगा 40, ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो और भारत सरकार की ये एक योजना है, कहते हैं सर्व शिक्षा अभियान में आगे चलकर इस योजना को विलय कर दिया गया था। इसके अलावा और आगे बढ़ें, नेक्स्ट देखो एक योजना ये है नव भारत नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, उल्लास। इस योजना के बारे में वही 3-4 बातें जो आपसे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, शॉर्ट में इसका नाम याद रखना। मैंने लिखा NILP। NILP क्या है? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। लिख लो ज़रा, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है NILP क्या है? NILP है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ठीक है? ये योजना है कैसी? ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित पहल है और इसके कार्यान्वयन की अवधि क्या है?
कब से कब तक ये लागू की गई है? अवधि। तो इसका जो कार्यान्वयन की अवधि है 2022 से लेकर 2027 यानी 5 साल के लिए इसे लागू किया गया है। और कह रहा है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। अब ये साक्षर बनाने का एक कार्यक्रम है। तो साक्षर किसे बनाया जाएगा? किसी न किसी को तो बनाया जाएगा। तो जिसे भी बनाया जाएगा उसकी पात्रता क्या होनी चाहिए? उसकी पात्रता ये होनी चाहिए कि 15 वर्ष का वो हो या उससे ऊपर हो। यानी कि मिनिमम 15 वर्ष का होना चाहिए। 15 वर्ष या इससे ऊपर के सभी जो निरक्षर होंगे, उन्हें इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा, ये जो प्रोग्राम है पूरा, इस प्रोग्राम के लिए इतना वित्त व्यय सरकार ने किया है, लगभग 1037.9 करोड़ रुपए। अच्छा, वित्त व्यय तो इतना कर दिया, तो इसमें राज्य का हिस्सा कितना है? राज्य का हिस्सा है 337.9 करोड़ रुपए। और अगर राज्य का इतना है, फिर केंद्र का कितना हिस्सा होगा? केंद्र का है 700 करोड़ रुपए। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पाए? इसके अलावा ये जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है, इस योजना के 5 प्रमुख घटक हैं। सवाल ये है कि ये 5 प्रमुख घटक कौन-कौन से हैं? देखो, पहला घटक है मूलभूत साक्षरता। मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, ये पहला घटक है। दूसरा इसका घटक है महत्वपूर्ण जीवन कौशल एक सीखना। और साथ ही साथ इसका जो तीसरा घटक है वो है व्यावसायिक व्यावसायिक कौशल संबंधी बातें। और साथ ही साथ इसका चौथा है बुनियादी बुनियादी शिक्षा। ये तो हो गए 4 घटक। तो फिर 5वां घटक कौन-सा है? 5वां घटक है शिक्षा जारी रखना। शिक्षा जारी रखना। आई होप ये बातें आप समझ पाए होंगे। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास। ये जो कार्यक्रम है, इसे शॉर्ट में NILP कहेंगे। अवधि है 2022 से लेकर 2027 तक। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम कहा जाता है। 15 वर्ष या इससे अगर ऊपर का कोई बंदा है, वो निरक्षर है, याद रखिएगा निरक्षर होना चाहिए, तो फिर वो इस कार्यक्रम का लाभ लेगा, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आएगा। इतना वित्त व्यय सरकार ने ठाना है कि वो करेगा। ये 1037.9 करोड़ रुपए। राज्य को कितना व्यय करना होगा? 337.9 करोड़ रुपए। और केंद्र को व्यय करना होगा 700 करोड़ रुपए। क्लियर हो गई बात? और आगे बढ़ें? देखो, ये सारे के सारे साक्षरता से संबंधित हैं, गौर करिएगा। एक योजना और हम डिस्कस करेंगे आपसे, इसे कहते हैं सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान। सब पढ़ें, सब बढ़ें, है ना? चलो भई, 2-3 बातें आपसे मुझे बता दो। ये जो सर्व शिक्षा अभियान है, दरअसल ये देश भर की राज्य सरकारों की सहायता से चलाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई, या हम कहें कार्यान्वयन कार्यान्वयन हो रहा है 2001 से। यानी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर एक बात फ़ोकस करने वाली है, भारत के संविधान में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। कुछ याद आ रहा है? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब हुआ था ये? 2002, 22 2002 के अनुसार इसमें ये कहा गया था कि जो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं, इन 6 से 14 साल तक के बच्चों को, आयु वर्ग के बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा होगी, प्राथमिक शिक्षा, इन बच्चों के लिए ये मौलिक अधिकार होगा, है ना? मौलिक अधिकार होगा, ये कहा गया था। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ये जो शिक्षा है, ये इनके लिए निःशुल्क होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये अनिवार्य होगी, निःशुल्क और अनिवार्य होगी। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अनुसार 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा मौलिक अधिकार है। और साथ ही साथ ये शिक्षा इनको निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है? आगे बढ़ें। एक साक्षरता से संबंधित अभियान और आपको ध्यान देना है। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय राष्ट्रीय माध्यमिक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है?
अब यहाँ पर एक बात समझो, ये जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, कुछ बातें। सबसे पहले ये अभियान इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत होती है मार्च 2009 से, भूलना नहीं। और ये जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, इस अभियान के अंतर्गत किस वर्ग के युवा शामिल हैं? किस वर्ग के युवाओं को इसमें शामिल किया गया है? 15 से 16 वर्ष की उम्र के युवा, ठीक है? यह है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। शिक्षा से संबंधित मुझे एक अधिनियम याद आ रहा है, वर्ष 2009 का। 2009 में एक अधिनियम आया था। ये अधिनियम भूलोगे नहीं, इसको बोलते हैं आरटीई, राइट टू यानी शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। और ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये लागू कब से हुआ है? ये तारीख कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुकी है। ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है? 2009 में आया आरटीई अधिनियम, ये लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 से। और ये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम है। आगे बढ़ें, देखो क्या-क्या बता दिया हमने? सर्व शिक्षा अभियान, नव भारत, साक्षरता कार्यक्रम, ठीक है? और आगे बढ़ो। मैं लिए चलता हूँ एक और योजना के पास। योजना का नाम है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। देखो, ये जो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना है, यहाँ आपको क्या-क्या फ़ोकस करना है? कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे इसकी शुरुआत कब हुई, ये मुझे बता दो। आयोग आपसे पूछ सकता है कि इसका मंत्रालय बता दो मुझे। आयोग आपसे पूछ सकता है कि इसके लक्ष्य बता दो मुझे। ठीक, और जब इतनी 3 बातें आपको पता चल गईं, तो फिर आयोग आपसे पूछेगा कि मुझे बताओ इसकी विशेषताएँ। बस ये 4 बातों पर आपको फ़ोकस करना है। शुरू करें? सबसे पहले प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। इसकी शुरुआत होती है 6 नवंबर से, 6 नवंबर 2024 से। ठीक? मंत्रालय कौन-सा है? मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय। अब यहाँ पर लक्ष्य यानी टारगेट क्या है? भई प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना है और शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है, तो थोड़ा-सा दिमाग लगाओ कि क्या कराएगी योजना? ये कह रही है कि हम शिक्षा की पहुँच को सुलभ बना देंगे, ये योजना कह रही है। अर्थात इसमें उच्च शिक्षा की पहुँच को समावेशी और समान बनाना इसका लक्ष्य है, याद रखो। उच्च शिक्षा उच्च शिक्षा की पहुँच को पहुँच को समान एवं समावेशी बनाना, समावेशी बनाना, ये इसका टारगेट है, ठीक है? और साथ ही साथ शिक्षा ऋण जो प्रणाली है, उसको सरल और पारदर्शी बनाना। अब यहाँ पर आ जाओ विशेषताओं में। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, इसकी विशेषता क्या है? दरअसल ये जो योजना है ना, 860 याद रखो, 860 जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उच्च शिक्षण संस्थान, इनसे शुरू हुई है। 860 उच्च शिक्षण संस्थानों से इसे शुरू किया गया है। अगर शुरू ही कर दिया गया है, तो फिर कितने विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा इसके अंतर्गत? याद रखो, 22 लाख से अधिक। 22 लाख से अधिक विद्यार्थी जो होंगे, वो इस योजना को लाभ ले सकेंगे, यानी इस योजना से लाभान्वित होंगे। इस योजना की एक और विशेषता है, विशेषता ये है कि अगर साढ़े 7 लाख रुपए तक का ऋण है, तो उसके लिए 75% क्रेडिट गारंटी प्राप्त होगी, ठीक है? यानी कि 7.5 लाख रुपए, लाख रुपए तक का ऋण के लिए कितनी क्रेडिट गारंटी होगी? क्रेडिट गारंटी ये होगी 75%। फिर से समझ लो, साढ़े 7 लाख रुपए तक के ऋण के लिए 75% क्रेडिट गारंटी प्राप्त होगी। इसके अलावा इसके अलावा एक विशेषता इसकी और याद रखना, मान लो ये कोई छात्र है, ये स्टूडेंट है, फ़ोकस करना, ये कोई छात्र है और इस छात्र के ये पूरा परिवार है, माता-पिता, भाई, बंधु, भतीजा। छात्र का ये अगर पूरा परिवार है, तो इस परिवार की कुछ न कुछ आय होगी। ये योजना कहती है, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, कहती है अगर कोई छात्र है, उस छात्र का कोई परिवार है, तो परिवार की आय अगर 8 लाख रुपए 8 लाख रुपए वार्षिक हो, ठीक है? यानी इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा 8 लाख रुपए वार्षिक तक हो, तो फिर
10 लाख रुपए तक का अगर ऋण वो लेता है तो फिर 3% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल याद रखना, फिर से मैं समझा रहा हूँ, याद रखो। कोई स्टूडेंट है, मान लो ये स्टूडेंट है, ये इसका परिवार है। तो ये योजना कहती है कि अगर छात्र के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक है, तो 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए उसे 3% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। ठीक? ये स्टेटमेंट ज़रूर याद रखना, पूछी जा सकती है। ये है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। आगे बढ़ें? और आगे चलो भई, मैं आपको लिए चलता हूँ अटल इनोवेशन मिशन के पास। अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन। इस मिशन के पास आओ और मिशन से पूछो कि आपके पास ऐसी क्या-क्या बातें हैं जो हमारा आयोग आपसे सवाल पूछ सकता है, आपसे सवाल बना सकता है। अटल इनोवेशन मिशन कहता है कि सबसे पहली बात तो महाराज आप ये याद रखोगे कि मुझे शुरू किसने किया अर्थात मैं किसकी पहल हूँ। ये पहल है नीति आयोग की, ठीक है? नीति आयोग की ये एक पहल है, याद रखिएगा। फिर इससे पूछो कि अटल इनोवेशन मिशन मुझे आप ये बताइए कि आपको सरकार की तरफ से स्वीकृति कब मिली? तो अटल इनोवेशन कहता है कि मुझे याद रखो 2016 में स्वीकृति मिल गई थी। फिर अटल इनोवेशन मिशन से पूछो अच्छा आपको मिशन के रूप में लॉन्च किया है सरकार ने तो आपका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा। तो अटल इनोवेशन मिशन कहता है हाँ, इनोवेशन करना यानी कि नवाचार उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना हमारा लक्ष्य है। हमारा उद्देश्य है क्या? हमारा उद्देश्य है नवाचार और उद्यमिता। नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को संस्कृति को बढ़ावा देना। ये है इसका टारगेट, इसका लक्ष्य। अब आ जाओ 2-3 बातों पर। अटल इनोवेशन मिशन 1.0 भी लॉन्च किया गया और अटल इनोवेशन मिशन 2.0 भी लॉन्च किया गया। ठीक है? 1.0, 2.0 एक-एक करके समझते हैं। अटल इनोवेशन मिशन 1.0 की क्या उपलब्धि रही और फिर जानेंगे अटल इनोवेशन मिशन 2.0 की क्या उपलब्धि रही। आओ देखो, ये लिखा मैंने अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन 1.0 की उपलब्धि। अटल इनोवेशन 1.0 की उपलब्धि क्या रही? समझें? सबसे पहले यहाँ पर हालाँकि उपलब्धियाँ तो इसकी कई सारी रही हैं, लेकिन 2 उपलब्धियों को आप भूलोगे नहीं, बिल्कुल भी। कौन-कौन सी? आओ देखो। एक तो एटीएल, ये एटीएल क्या है? अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और एक उपलब्धि रही है एआईसी, ये क्या है? इसको भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। आओ ज़रा एक-एक करके समझते हैं। ये लिखा है एटीएल, इसका मतलब होता है अटल टिंकरिंग अटल टिंकरिंग लैब और ये लिखा है एआईसी यानी कि अटल इन्क्यूबेशन इन्क्यूबेशन सेंटर। ठीक, फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म ज़रूर याद रखना, आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत दिमाग नहीं लगाना है। एआईसी मतलब अटल इन्क्यूबेशन सेंटर, टीएल मतलब अटल टिंकरिंग लैब। सवाल ये बनता है भाई कि जो एटीएल है, अटल टिंकरिंग लैब, इसका उद्देश्य क्या है? क्यों इसको लॉन्च किया गया? इसका उद्देश्य है जो कक्षा 6 से 12 तक के छात्र हैं ना, 12 तक के बच्चे हैं, उनमें जिज्ञासा पैदा करना। काहे के लिए? इनोवेशन के लिए। नाम लिखा है इनोवेशन यानी कि नवाचार बढ़ावा देना। अर्थात इसका उद्देश्य है 6 से लेकर 12 कक्षा तक के बच्चों में नवाचार की जिज्ञासा, ठीक, जिज्ञासा डालना, उस जिज्ञासा को बढ़ावा देना, इसका मुख्य टारगेट है। एक तारीख और है, अभी हाल ही में 2025 की खबर है, 12 अगस्त 2025। कहते हैं 12 अगस्त 2025 को एक घटना हुई थी। घटना ये हुई थी कि एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। ये जो प्रोग्राम का आयोजन हुआ था, ये मेगा टिंकरिंग दिवस कहते हैं इसको, मेगा टिंकरिंग दिवस। अगर आपसे पूछे कि मेगा टिंकरिंग दिवस का आयोजन कब हुआ था? 12 अगस्त 2025 को। दैट्स इट, ठीक है? याद रखोगे? यहाँ पर आ जाओ, अटल इन्क्यूबेशन सेंटर के पास। ये क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? अटल इन्क्यूबेशन सेंटर, ये दरअसल देश के युवाओं में नवाचार, उद्यमिता इसको बढ़ाता है। याद रखो।
देश, देव नहीं देश। देश के युवाओं में देश के युवाओं में नवाचार और उद्यमिता नवाचार और उद्यमिता को बढ़ाना। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? इसके अलावा अटल इनोवेशन मिशन 1.0 के और भी कई सारी उपलब्धियाँ हैं। कौन-कौन सी हैं? देखो, इसकी उपलब्धियाँ कुछ महत्वपूर्ण और हैं, जैसे अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र, सामुदायिक नवाचार केंद्र की स्थापना, साथ ही साथ अटल न्यू इंडिया चैलेंज की शुरुआत, इसके अलावा मेंटर इंडिया, ये तो बात हो गई अटल इनोवेशन 1.0 की, ठीक है? अब मैं आपको लिए चलता हूँ अटल इनोवेशन मिशन 2.0। अटल इनोवेशन मिशन 2.0 इसकी क्या-क्या उपलब्धियाँ हैं? आओ ज़रा इसके बारे में जान लें। लेकिन इससे पहले एक बात याद रखो, इसकी अवधि कितनी है? सरकार ने कितने समय के लिए इसको लॉन्च किया है? 2024 से लेकर 2028 तक के लिए इसको लॉन्च किया गया है। दरअसल ये जो 2.0 है, इसके अंतर्गत तमाम कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। कौन-कौन से कार्यक्रम शुरू किए गए हैं? इसके अंतर्गत शुरू किया गया है LIPI, इसको बोलते हैं लैंग्वेज इंक्लूसिव प्रोग्राम फॉर इनोवेशन। इसी के अंतर्गत एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसको बोलते हैं फ्रंटियर कार्यक्रम। और ये जो फ्रंटियर कार्यक्रम है, ये जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्य, इन सब में नवाचार का वातावरण तैयार हो, इसके लिए फ्रंटियर कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत एक कार्यक्रम और शुरू हुआ है, इसको बोलते हैं डीप टेक रिएक्टर, ठीक है? तो ये तीनों याद रखो। LIPI मैं इसको लिखे देता हूँ, नहीं तो आप भूल जाओगे। इसका फुल फॉर्म ज़रूर याद रखना। इसको बोलते हैं लैंग्वेज, एल से लैंग्वेज हो जाएगा, आई से हो जाएगा इंक्लूसिव। अच्छा, ये पी का मतलब क्या है? पी का मतलब है प्रोग्राम, ठीक है? अब ये लास्ट वाला जो आई है, इसका मतलब है इनोवेशन, इनोवेशन। अच्छा, ये फ्रंटियर कार्यक्रम, इस फ्रंटियर कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 2500 नए अटल टिंकरिंग लैब्स के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। और जो फ्रंटियर कार्यक्रम है, इसमें ये कहा गया है कि अ, जो सीमांत क्षेत्र हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, इन सब में नवाचार का वातावरण बनाया जाएगा, है ना? तो ये है अटल इनोवेशन मिशन 2.0। और आगे बढ़ें? मैं एक और पहल के पास आपको लिए चलता हूँ। ये पहल है पीएम श्री, पीएम श्री पहल, शिक्षा से संबंधित है। आओ ज़रा समझते हैं। इसका पूरा नाम पहले तो याद रखो, पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। इसका पूरा नाम है पीएम मतलब प्रधानमंत्री, स्कूल फॉर राइजिंग राइजिंग इंडिया, ठीक है? स्कूल फॉर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री कहते हैं इसको, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये जो पहल है, इसका अनुमोदन कब किया गया? इसका अनुमोदन किया गया था 7 सितंबर को 2022 को, इसका अनुमोदन किया गया था। टारगेट क्या है? इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है लगभग 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल बनाना, ठीक है? पीएम श्री स्कूल बनेंगे, ये इसका टारगेट है। और ये कितने समय के लिए लॉन्च किया गया है? इसकी अवधि क्या है? अवधि है 5 साल। और इसके लिए सरकार ने कितना कहा है कि हम कितना रुपया खर्च करेंगे? अर्थात लागत क्या होगी? लागत होगी लगभग 27,360 करोड़ रुपए। और इसमें जो केंद्र का हिस्सा होगा, वो होगा 18,128 करोड़ रुपए, ठीक है? तो ये लागत बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आप चाहना तो याद कर लेना, लेकिन हाँ, ये चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, ठीक? पीएम श्री पहल, इसका पूरा नाम क्या है? पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। अनुमोदन 7 सितंबर 2022 को इसका अनुमोदन होता है। और इसका लक्ष्य है 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल बनाया बनाया जाना। और अवधि है 5 साल के लिए। आगे बढ़ें। मैं अब आपको लिए चलता हूँ वहाँ पर एक और योजना के पास। योजना का नाम है समग्र शिक्षा समग्र शिक्षा अभियान कह लो या समग्र शिक्षा योजना।
ठीक है? देखो, समग्र शिक्षा योजना, इसमें 3 बातें सबसे पहले याद रखो। कौन-कौन सी बातें? एक तो लॉन्च कब हुआ ये, दूसरा ये क्या कवर कर रहा है और तीसरा इसमें और कौन-कौन सी योजनाओं को शामिल किया गया है, ठीक है? फिर इसके बाद हम लोग वित्त बँटवारा पढ़ेंगे। वित्त बँटवारा, बस ये 4 बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। देखो, सबसे पहले लॉन्च कब हुआ? 2018 में। समग्र शिक्षा योजना को 2018, अगर वित्त वर्ष पूछे तो क्या बताओगे? 2018-19 ये वित्त वर्ष है और वैसे 2018 में। इसे कवर कर रहा है तो प्री स्कूल से 12, प्री स्कूल से कक्षा 12 तक को ये कवर करेगा। और इसमें शामिल क्या है, कौन-कौन सी योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है? इसमें जो पूर्व में चली आ रही थी जैसे सर्व शिक्षा अभियान, इसको शामिल किया गया है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसे शामिल किया गया है और साथ ही साथ शिक्षक शिक्षा को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है? अच्छा, वित्त के बँटवारे की बातें आओ ज़रा समझ लेते हैं। वित्त के बँटवारे पर फ़ोकस करना। वित्त का बँटवारा हो रहा है एक तो 100% पर, यानी केंद्र पूरा का पूरा पैसा देगा। फिर वित्त का बँटवारा हो रहा है 90:10 पर और फिर वित्त का बँटवारा हम करेंगे 60:40 पर। 100% यानी पूरा का पूरा पैसा केंद्र देगा, किसे देगा? यूटीज़ को देगा। लेकिन याद रखना, हर एक केंद्र शासित प्रदेश को नहीं देगा, केवल उन्हीं केंद्र शासित प्रदेश को दिया जाएगा जहाँ पर विधानमंडल नहीं है, यानी दिल्ली और पांडिचेरी को छोड़ के, ठीक है? अब यहाँ पर वित्त बँटवारा 90-10 के आधार पर कैसे होगा? मतलब किनके-किनके बीच में होगा? 90:10 में जो सहायता राशि दी जाएगी, वो दी जाएगी पूर्वोत्तर राज्यों को, ठीक है? पूर्वोत्तर और साथ ही साथ हिमालयी हिमालयी राज्य को, याद रखना। और फिर 60:40 के अनुपात में वित्त का बँटवारा कहाँ होगा? ये होगा 60:40 के अनुपात में, यानी ₹60 केंद्र देगा और ₹40 राज्य देगा। ये होगा जो साधारण राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, है ना? जो साधारण राज्य हैं और साथ ही साथ वो यूटीज़ जिनमें विधानमंडल है, उनमें जो वित्त का बँटवारा होगा वो 60-40 का होगा। फिर से समझ लो, समग्र शिक्षा योजना में लॉन्च 2018 में, वित्त वर्ष 2018-19, प्री स्कूल से लेकर कक्षा कक्षा 12 तक को ये कवर करेगा और इसमें सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा शिक्षक शिक्षा को शामिल किया गया है। वित्त का बँटवारा 100% केंद्र देगा, यूटीज़ के लिए जिनमें विधानमंडल नहीं है, 90:10 के रेशियो में वित्त का बँटवारा वहाँ होगा, जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं और हिमालयी राज्य हैं। 60-40 के अनुपात में वित्त का बँटवारा वहाँ होगा, जो साधारण राज्य हैं और ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधानमंडल है। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पाए? और आगे बढ़ो। मैं लिए चलता हूँ अब आपको निपुण भारत कार्यक्रम के पास। निपुण भारत कार्यक्रम, ठीक? निपुण भारत कार्यक्रम। अब यहाँ पर ये एक शब्द लिखा है NIPUN, निपुण। इसका सबसे पहले तो मुझे पूरा नाम बताओ, क्या कहेंगे इसे? NI लिखा है, NI का मतलब हो जाएगा नेशनल इनिशिएटिव, नेशनल इनिशिएटिव, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, नेशनल इनिशिएटिव किसके लिए? P फॉर हो जाएगा प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। याद रखो, नेशनल इनिशिएटिव किसके लिए? फॉर प्रोफिशिएंसी इन प्रोफिशिएंसी इन कहाँ पर? रीडिंग, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ठीक है? ये है इसका पूरा नाम, भूलोगे नहीं। निपुण का पूरा नाम क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। सवाल ये है कि इसे लॉन्च कब किया गया? तारीख याद रखो, 5 जुलाई को, 5 जुलाई, 5 जुलाई 2021, ठीक है? निपुण भारत कार्यक्रम 5 जुलाई 2021 को लॉन्च हुआ और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य 3 से 9 वर्ष तक के जो आयु वर्ग के बच्चे हैं, उनमें सीखने की ज़रूरत को पूरा करना और इसकी जो अवधि है, अवधि, ये लॉन्च किया गया है 2026-27 तक को,
27 तक इस योजना को जो भी लक्षित लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो निपुण भारत कार्यक्रम में बस 3 बातें याद रखो और आगे बढ़ें। देखो, NISHPHA निष्ठा कार्यक्रम। निष्ठा कार्यक्रम के बारे में समझ लो। ये निष्ठा कार्यक्रम क्या है? सबसे पहले तो इसका पूरा नाम पता होना चाहिए आपको। निष्ठा, निपुण में NI क्या था? नेशनल इनिशिएटिव। अब यहाँ भी जो निष्ठा है, वहाँ पर NI होगा नेशनल इनिशिएटिव। इसके लिए फॉर स्कूल, गौर करना, फॉर स्कूल हेड्स, टीचर्स, होलिस्टिक एडवांसमेंट। फिर से समझ लो, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये जो निष्ठा कार्यक्रम है, इसे लॉन्च कब किया गया है? इसे लॉन्च किया गया है 21 अगस्त को 2019 को। ठीक है। और निष्ठा ऑनलाइन, ऑनलाइन कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया है? 6 अक्टूबर 2020 को। और एक बात याद रखो, निष्ठा 3.0 की शुरुआत ये कब से हुई है? ये भी हाल ही में हुई है, 2021 से, 7 सितंबर से, 7 सितंबर 2021 से। ठीक है। एक और इंक्यूबेशन मिशन चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। इसे कहते हैं ASIIM। ASIIM, ये क्या है भाई? इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है आपसे। ये A मतलब होता है अम्बेडकर, S मतलब हो जाएगा सोशल, I फॉर इनोवेशन, I फॉर इंक्यूबेशन और M फॉर मिशन। याद रखो, अम्बेडकर, अम्बेडकर सोशल, इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन मिशन। ठीक है। फिर से समझ लो, इसका पूरा नाम क्या है? ASIIM, अटल सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। सबसे पहले मुझे बताओ, कौन सा मंत्रालय है जो इसे लाया है? ये है सामाजिक, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय। ठीक है। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय। अब मुझे इसकी तिथि को बता दो। लॉन्च जो हुआ है, ये 30 सितंबर से लॉन्च हुआ है, 30 सितंबर 2020 से। अंबेडकर सोशल इंक्यूबेशन, इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन 2020 से। इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसकी विशेषताएं क्या हैं? ये जो पूरा का पूरा इनोवेशन मिशन है, इसकी एक विशेषता ये है कि 3 सालों में लगभग-लगभग 30 लाख तक इक्विटी सहायता प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत, इस मिशन के तहत। और इसकी दूसरी विशेषता है महत्वपूर्ण, जो अगले आने वाले 4 वर्ष हैं, यानी 2020 में लॉन्च हुआ था, तो आगे आने वाले जो 4 वर्ष होंगे, उनके लिए लगभग 1000 युवाओं को स्टार्टअप विचार के लिए में समर्थन दिया जाएगा। ये याद रखो, 2 लक्ष्य महत्वपूर्ण है, 2 विशेषताएँ महत्वपूर्ण है। कौन-कौन सी? 3 साल में 3 साल में 30 लाख तक की इक्विटी सहायता, इक्विटी सहायता का प्रावधान। और इसका दूसरा टारगेट क्या है? दूसरा टारगेट है अगले 4 साल, अगले 4 साल में 1000 युवाओं को स्टार्टअप स्टार्टअप के विचार में सहायता देना, विचार में सहायता देना। ठीक है? फिर से समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। ASIIM, अटल इनोवेशन सॉरी अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। कौन सा मंत्रालय जारी कर रहा है? सामाजिक न्याय आधिकारिता मंत्रालय। तिथि से 30 सितंबर 2020 से। इसकी विशेषताएं हैं, 3 साल में 30 लाख तक की इक्विटी सहायता प्रदान करना और साथ ही साथ अगले 4 साल में 1000 युवाओं को स्टार्टअप के विचार में सहायता देना। ये इसके टारगेट्स हैं, या हम कहें ये इसकी विशेषताएं हैं। और आगे बढ़ें। देखो, एक और योजना है। इस योजना को कहा जाता है राष्ट्रीय प्रशिक्षुता राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना। ठीक है। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना। सबसे पहले मुझे मंत्रालय बताओ, मंत्रालय के बाद मुझे तिथि बताओ, कब इसको लॉन्च किया गया है। फिर मुझे इसका लक्ष्य बताओ, क्यों लॉन्च किया गया है, टारगेट क्या है इसका। और चूंकि प्रशिक्षुता कार्यक्रम है,
तो फिर कुछ ना कुछ प्रशिक्षुता की उम्र होनी चाहिए। भाई प्रशिक्षण किसी को दिया जाएगा तो कुछ ना कुछ उम्र होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि जन्मजात या नवजात बच्चे को दे दिया प्रशिक्षण, है ना? तो मंत्रालय क्या है? मंत्रालय है कौशल, विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ये है मंत्रालय। कब से इसको लॉन्च किया गया? 2016 से। 19 अगस्त से। 19 अगस्त 2016। टारगेट क्या है? टारगेट है 2022 से 2026 तक 4 सालों में, गौर करना, 2022 से लेकर 26 यानी कि 4 सालों में लगभग 46 लाख प्रशिक्षु निकालना, प्रशिक्षुओं को नामांकित करना। और उम्र क्या है? मिनिमम, कम से कम 14 साल, मिनिमम 14 साल, है ना? तो ये है राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना। 2016 से लॉन्च है, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के अधीन है और 2022 से लेकर 26 तक के लिए 4 सालों में 46 लाख प्रशिक्षु का नामांकन करना इसका प्रमुख टारगेट है। और प्रशिक्षु की न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 14 साल। और आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, अगला जो कार्यक्रम है वो है गेन कार्यक्रम, GAIN, गेन कार्यक्रम। ठीक है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये जो GAIN लिखा है इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। इसको कहते हैं, जी फॉर हो जाएगा ग्लोबल, आई फॉर इनिशिएटिव यानी ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क, याद रखो। इसे कहते हैं ग्लोबल इनिशिएटिव, इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। ठीक है। ये तो हो गया इसका पूरा नाम, को पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत कभी ना कभी तो हुई होगी। और कौन-सा मंत्रालय है जिसने इसकी शुरुआत करी है? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। मंत्रालय है संसाधन मानव संसाधन मंत्रालय। ठीक है? उस समय स्मृति ईरानी थीं, तो उन्होंने इसको शुरू किया था। लेकिन यहाँ से एक बड़ा शानदार सवाल पूछा जा सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसे किस रूप में प्रस्तुत किया था? हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसे प्रस्तुत किया था, आओ भारत में, आओ भारत में पढ़ाओ। इस रूप में इस योजना को प्रस्तुत किया था। दैट्स इट। इतनी बातें यहाँ से याद रखो। और आगे बढ़ो ज़रा। 2 पहल हैं। ये 2 पहलें महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। एक तो आपने पढ़ा होगा संकल्प पहल, ये क्या है? और एक पहल है, इसको बोलते हैं स्ट्राइव, स्ट्राइव पहल। ये क्या है भाई? दोनों पहलों पर ज़रा फ़ोकस करो। ये लिखा है संकल्प, ठीक है? संकल्प का पूरा नाम क्या होता है? और ये जो स्ट्राइव लिखा है इसका पूरा नाम क्या है? संकल्प का जो पूरा नाम है वो है आजीविका संवर्धन। पूरा नाम एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। याद रखना इसको। संकल्प का पूरा नाम, इसको बोलते हैं आजीविका, आजीविका संवर्धन, कौशल विकास, कौशल विकास एवं ज्ञान जागरूकता, ज्ञान जागरूकता। ठीक है? फिर से समझ लो, आजीविका संवर्धन, कौशल विकास एवं ज्ञान जागरूकता इसका पूरा नाम है। यानी कि इसको कहते हैं स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। अब यहाँ पर आओ जरा, इस टाइप इसको बाद में देखेंगे, लेकिन पहले संकल्प को देख लो। ये कौन-सा मंत्रालय है? किस मंत्रालय की ये एक पहल है? तो मंत्रालय का नाम याद रखना, क्योंकि बात कौशल विकास की हो रही है तो मंत्रालय कौन-सा हो जाएगा? कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, है ना? कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, इसकी ये एक पहल है। तो इसके लिए फंडिंग कौन कर रहा है? तो फंडिंग सरकार तो कर ही रही है, साथ ही साथ एक दुनिया का संगठन कर रहा है। इसको सहायता कौन दे रहा है? विश्व बैंक। अर्थात ये जो पहल है ये विश्व बैंक के द्वारा सहायता प्राप्त है। और संकल्प पहल का जो प्रमुख टारगेट है वो है कौशल विकास के लिए संस्थानों को सुदृढ़ करना, बेहतर बाजार संपर्क स्थापित करना और भी कई सारे महत्वपूर्ण इसके टारगेट हैं। तो ये है संकल्प पहल। फिर से समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। संकल्प पहल, आजीविका संवर्धन, कौशल विकास और ज्ञान जागरूकता, ये इसका पूरा नाम है। इंग्लिश में बोले तो स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, इसका पूरा नाम है। कौन सा मंत्रालय से संबंधित है ये? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित है। विश्व बैंक इसको सहायता दे रहा है। इसके प्रमुख टारगेट हैं, चूंकि कौशल विकास है तो प्रमुख इसके टारगेट हो गए संस्थानों को सुदृढ़ करना, बेहतर बाजार संपर्क स्थापित करना
इसके अलावा अल्पकालिक प्रशिक्षण और गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार देना। अब आ जाओ ड्राइव में। इस ड्राइव के बारे में कुछ बातें देख लें। देखो, ये लिखा है STRIVE, स्ट्राइव पहल, ठीक है? स्ट्राइव पहल। यहाँ पर भी 2-3 बातें आपको फ़ोकस रखनी है। सबसे पहले स्ट्राइव का पूरा नाम क्या है? स्ट्राइव, इसको बोलते हैं स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर किसके लिए? IVE यानी कि इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट। फिर से समझ लो, STR का मतलब क्या है और IVE का मतलब क्या है? स्ट्राइव का मतलब क्या है? मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ। स्किल स्किल स्ट्रेंथनिंग, स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इसके लिए IVE यानी कि इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट, ठीक है? ये है इसका पूरा नाम। हिंदी में अगर आपसे पूछे तो क्या बताओगे? स्किल स्ट्रेंथनिंग यानी कि कौशल को सुदृढ़ीकरण करो किसके लिए? औद्योगिक वैल्यू एनहांसमेंट यानी औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए। लिख लो ज़रा, औद्योगिक औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए क्या करना है? स्किल को स्ट्रेंथन करना है यानी कि कौशल को सुदृढ़ीकरण करना है। कौशल सुदृढ़ीकरण। आई होप ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। पूरे नाम ज़रूर याद रखना, ठीक है? तो ये भी एक पहल है। इस पहल को भी कौन सहायता कर रहा है? इसके द्वारा समर्थन मिल रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। और इसका भी उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होगा, देखो, कोई भी योजना हो, उस योजना के नाम से ही उसका उद्देश्य निकलता है। इसका उद्देश्य क्या है? औद्योगिक मूल्य संवर्धन। यानी औद्योगिक क्या है? भारत में औद्योगिक जो प्रशिक्षण दे रहा है, कौशल दे रहा है, वो कौन दे रहा है? ITI दे रहा है, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट दे रहा है, ठीक है? ITI और प्रशिक्षु प्रणाली के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना इसका लक्ष्य है। साथ ही साथ कौशल विकास तंत्र की क्षमता को बढ़ाना इसका लक्ष्य है। और ये किस मंत्रालय की पहल है? तो मंत्रालय मैंने पीछे बताया था, जो मंत्रालय पहले था कौशल विकास के लिए, वही मंत्रालय यहाँ पर होगा। अर्थात कौशल विकास और उद्यमिता उद्यमिता मंत्रालय, ठीक है? ये इसका मंत्रालय है। अच्छा, इस ड्राइव में एक सवाल और आपसे पूछा जा सकता है। सवाल ये पूछा जा सकता है कि स्ट्राइव जो पहल है कि कार्यान्वयन एजेंसी मुझे बताओ, तो बता देना एजेंसी। NPIU, ये है इसकी कार्यान्वयन एजेंसी। अच्छा, NPIU क्या है? इसको बोलते हैं नेशनल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। लिख लो जरा, नेशनल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, है ना? तो ये है, जस्ट वेट, इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। तो फिर से देख लो इस ड्राइव पहल को, नाम क्या है इसका? स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट यानी औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण। किसके द्वारा सहायता प्राप्त है इसको? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। मंत्रालय कौन सा है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। और इसकी कार्यान्वयन एजेंसी क्या है? NPIU यानी नेशनल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। आई होप ये सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हैं कुछ कौशल विकास और साथ ही साथ शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएँ, है ना? भारत में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो योजनाएँ चलाई जा रही हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ जो कि शिक्षण संस्थान से या हम कहें औद्योगिक संस्थान से या हम कहें कौशल विकास से संबंधित हैं। आई होप ये सारी की सारी बातें आप समझ गए होंगे। इसी के आगे फिर हम लोग नेक्स्ट डे से कंटिन्यू करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।